Many generations of Kashmiris have lived their lives under occupation, accompanied by violence and abuse of their fundamental rights. पिछले 3 साल में LOC और वर्किंग बाउंड्री पर मजमूई तौर पर 945 सीज फायर वायलेशंस की गई है। इंडिया ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कर रहा है, यानी मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर जन्नत नज़ीर है और कहते हैं कि अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में ही है। मगर इस जन्नत की भी 2 तस्वीरें हैं। मैं इस वक्त चकोठी क्रॉसिंग पॉइंट पर मौजूद हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान शायद ये सबसे जाना पहचाना जो है वो मकाम है। और कश्मीर की एक तस्वीर इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार है और एक तस्वीर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है। उस पार जो तस्वीर है वहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया बंद है, इंटरनेट पर पाबंदी है, टेलीफोन बंद है, लोगों को फौजी जीपों के आगे बांधा जा रहा है, भारी नफरी फौज की मौजूद है लोगों को दबाने के लिए। और जब एहतजाज करते हैं और भारतीय फौजी जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो पत्थरों से उनका इस्तकबाल किया जाता है और इसमें बच्चे और बच्चियाँ जो स्कूल जाने वाले हैं वो भी शामिल हैं। यहाँ पर जो तस्वीर है वो उससे कदर मुख्तलिफ है, पुरसुकून है, मगर यहाँ का सुकून भी जो है वो ख़राब करने की बारहा कोशिश की जाती है। अब वो किस तरह से कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो एक कशीदगी का माहौल जो है वो पैदा किया जाता है। ये एक बड़ा पुराना बहाना है। जब भी कश्मीर में इस तरह से कोई आज़ादी की लहर जोर पकड़ती है तो क्या होता है कि कंट्रोल के इस तरफ जो आबादी कंट्रोल लाइन के उसको निशाना बनाया जाता है और यहाँ पर सिविलियन आबादी जो है वो उसको टारगेट किया जाता है ताकि, और इस सारे मामले को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का एक रंग दिया जाता है ताकि लोग कश्मीर की बात ना करें और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बात हो जाए। अभी हमने हालिया दिनों में भी देखा ऐसा ही हुआ। बुरहान वानी की शहादत के बाद जो वहाँ पर तहरीक आज़ादी ने जो जोर पकड़ा है, जो एक लहर उठी है, उसके बाद पिछले 7 से 8 महीनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी जो है वो हालात ख़राब हुए और यहाँ पर भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो फायर एक्सचेंज हुआ है। अब अगर हम सिर्फ 2016 का उठा के देखें तो 2016 में 222 मरतबा जो है वो कंट्रोल लाइन की और वर्किंग बाउंड्री की जो है वो खिलाफवर्जी की गई और इस खिलाफवर्जी में आबादी के जो इस पार रहने वाले हैं, जो 26 बेगुनाह शहरी हैं, वो इस गोलाबारी के नतीजे में शहीद हुए। आज के प्रोग्राम में हम इस कंट्रोल लाइन के साथ साथ जो आबादी के हालात हैं मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। चकोठी सेक्टर में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और आगे भी जाएंगे, मगर ये मैं हालात दिखाना चाहता हूँ कि कंट्रोल लाइन के साथ साथ जो आबादी है पाकिस्तानी साइड पर वो इस मौजूदा कशीदगी के साथ वजह से किस तरह से मुतासिर हुई और दूसरा फिर यहाँ पर जो है वो आबादी का किस तरह से नुकसान हुआ है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से यहाँ पर जो है वो शेलिंग की जाती है। LOC के साथ जो हमारा सफ़र है, मैं चकोठी के इस वक्त एक और गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ यहाँ पे भी कुछ रेजिडेंट्स हैं, कुछ रहायशी हैं जो कि LOC के ऊपर जो है वो रहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे भी बात हो जाए। अभी पिछले जो साल के अंदर कहा जा रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या हालात हैं ज़रा मैं इनसे जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है जी आपका? बीर मोहम्मद जी। अच्छा बीर मोहम्मद साहब, क्या अभी पिछले साल के अंदर अंदर जो है वो कितने हालात बदल गए हैं इधर? सर बहुत बड़ी हालात बदली हो गई है। कोई पानी तो नहीं जाने देना, जंगल में नहीं जाने देते, जब तक घाट पर जाते हैं फिर भी रोक देते हैं, फैर कर देते हैं, उसे दाने छाने सड़ते हैं हम लोग, फिर इसका कारण जहाँ छप जाने होंगे। अच्छा, तो क्या इससे कितना फ़र्क पड़ा है? तो बड़ा मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए यहाँ पर रहना। और सर उधर गन्ना भी लगाते हैं, टल्ली फैर भी शुरू करके अंदर मार दें जना, इतवाई बर्बादी कर देना अच्छी सर। देखिए छोटा फायर आंदा है, बड़ा फायर आंदा है, कितनी होंदी है फायरिंग? ज़्यादा होंदी है, हफ्ते च एक बारी होंदी है? 200-250 राउंड फायर वो कर दें। असन लोगों जनाब बिल्कुल बाहर निकलने देने, माल मवेशी भूखा मार रहे हैं, बच्चे भूखे मार रहे हैं। हम लोग जनाब बहुत मजबूर हो गए, तो बसते हैं जनाब। वक्त कोई मर गया, जो कहते पानी भी नहीं मिलता, उसको पानी पिलावा वो भी नहीं मिल सकता। ये
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। नाम है जी आपका? मोहम्मद ज़मान। अच्छा ज़मान साहब, कितना फ़र्क पड़ा ये तो जो मुझे बता रहे हैं, ये तो फिर बड़े ख़राब हालात हैं इधर। हालात सर बहुत ख़राब हैं क्योंकि मतलब आसान है, सब तो बड़ी मुश्किल है कि अंदरों बाहर ना निकल सकने। कोई जंगल बिच असा मतलब ये नीले जंड कट गए, ये घास कट गए, अस रोटी खा रहे हैं आग बाल के, कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं, असा मतलब बड़ी मुश्किल नाल गुजारा कर। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये तो बड़े बड़े आप जो बात बता रहे हैं, ये अब क्या हमेशा से ऐसा रहा है या अभी आजकल में ज़्यादा हो गया? तीन महीने हो गए, 3-4 महीने ये हो गया, बहुत हालात ख़राब हो गए। जिस में असा बड़े मुश्किलात भी मतलब अस अंदरों बाहर ना निकल सकने, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों रह गए। एक तो यहाँ पे स्कूलों के क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं इधर? जा रहे, स्कूल साढ़ा बंद है, बच्चे उधर स्कूल भी कोई नहीं। और एक मेरा बड़ा बच्चा था शादीशुदा, वो सुबह डेरा लेके पंजाब में चला गया, क्या उसकी जान बचानी है। वो लोग यहाँ से इस वजह से चले गए हैं पंजाब? 4 कार खाली हो गए, वो मेरे आपने की 3-4 कार वो खाली कर गए। वो नस के उन्होंने आखे ये साढ़ा भाई मारे गया, वो इस तरह मतलब फैर हो रहे हैं, असी ना रह सकते। तो ये तो आप लोग जो है वो फिर एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं जा सकते यहाँ पर? सर आपने खड़ा मारा है, जैसे फौज गुजारा कर रही है ऐसे ऐसा मोर्चे तो कर रहे थोड़े तैयार किए, उस जमीन न थला ला जाए। मोर्चों में रहना पड़ रहा? मोर्चे में जिस विचों खतरा बहुत होना है, फिर भी वक्ती बच जुलना, गोला बड़ा जला है ना, उससे बच जुलते हैं, थोड़ा इतना कंट्रोल है जुलना। उसने ऊपर मिट्टी बहुत चाड़ी है, ये पूरे मकान इतनी मिट्टी चाड़ी है। ज्यादा यहाँ पर गोलाबारी का खतरा होता है या जो फायरिंग का है वो जो पहला फायर करते हैं ये छोटा, तकरीबन 100-150 गोली का फायर करते हैं, एक दफ़ा पटा करने, फिर उसके बाद बड़ा गोला मारते हैं। अच्छा हाँ तो ये बड़ा आम तौर पे रूटीन में हो रहा है ये? हाँ बड़ा बहुत हो रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी? मोहम्मद मनवर मेरा नाम है सर, मोहम्मद मनवर मेरा नाम है। अच्छा, क्या ये किस तरह से अभी जो हालात या तो ये तो मुझे बता रहे हैं बड़े ख़राब हैं, तो क्या किस तरह से यहाँ पर आबादी यहाँ पर क्या कर रही है इन हालात में? आप इतने हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आपको बताएं। हमारे पास ये जो हमारे 2 भाई इस टाइम गए हुए हैं, हम खून के आंसू रो रहे हैं। किसी के पास अगर हमारी आर्मी ना होती तो हम वहाँ पे एक लम्हा भी वहाँ पे नहीं रह सकते सर, हमारा गुजारा वहाँ पे नहीं हो सकता है। उसके बाद सर वो लगातार रात दिन कोई शेलिंग करते हैं। हम लोग कोई खेती बाड़ी कोई काम काज नहीं कर सकते हैं। जब हमारी डेड बॉडी होती हैं उनको हम पर्दा पोश करते हैं, उसके ऊपर वो शेलिंग करते हैं। और हम जाएं तो कहाँ जाएं, हम किसके पास ये फरियाद लेकर जाएं? अपनी आर्मी ये हमारी दफ़ा करती है, ये हमको हर घर को बोलते हैं LOC क्रॉस नहीं करनी है। क्रॉस नहीं करते हैं तो पूरा गाँव घर से एक कदम बाहर निकालते हैं तो हम LOC में आते हैं, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? वो एक कदम घर से जब बाहर निकालते हैं तो हम LOC में चले जाते हैं एकदम। जब हमारा पूरा ख़ानदान कहीं बाप दादा से हम यहाँ पे रह रहे हैं, अब हम ये जगह छोड़ने के लिए भी कैसे छोड़ेंगे? यहाँ पर अब इस तरह छोटे छोटे गांव हैं, जिस तरह से ये गांव है, आगे भी गांव है, तो गांव आगे आप लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने में भी मुश्किल है? सर हम 1-2-3 बंदे इकट्ठे होकर जाते हैं, गेला बंदा हम नहीं जा सकते हैं सर, क्योंकि झाड़ियाँ हमारे रास्ते ऐसे हैं, हमें ख़तरा होता है। जैसे ये बंदे हमारे घर के साथ से लकड़ों के गए, उनको उठा कर ले गए, हम 2-3 बंदे इकट्ठे होकर फिर भी वो शेलिंग करते हैं, नहीं जा सकते सर। ये आखिरी गाँव है आपका, तो राशन वाशन जो है वो यहाँ पर आना वो भी कम? ये बहुत बाजार से आना है, वो भी एक महीने का सौदा लेके जाने, हर दुकानदार एक महीने का सौदा आपको लोगों को यहाँ पर लेकर रखना पड़ता है? 1 महीने देखते असं रोज डेली 3-4 दिन आवा ना, फिर मत वाला खतरा हो जाना। अच्छा, ये इससे मत वाला रात को उधर उस दिन हादसा होया, पिंडी से गाड़ी आई, वो तबाह हो गई है। फिर अस कड़े पासा जामा, अस आप ही जाने भी गई, सब बच्चे सुन रहे हैं गाड़ियों को भी वो निशाना बनाते हैं, गाड़ियों पे भी फायर आता है? गाड़ियों पे भी फायर करते हैं सर, वो बंदों पे करते हैं, वैसे भी गिरा देते हैं। उनने तो हमारा मुसलमान ज़ाया करना है, उनने हमारी दफ़ा ज़ाया करनी है, उनको तो मिशन है जी। काबातुल्लाह की कसम सर, हम जंग की हालत में खड़े होते हैं, हमारे जो बच्चा पैदा होता है वो भी जंग में हाजिर होता है। क्यों? हम हमारे पे हर वक्त, लेकिन पहले बहुत कमती था, अभी सर बहुत उनमें कुछ शहीदगी है। खतरा जो है वो ये रहता है गोले का, फायर का। ये बहुत लोग सर हमारे डेड बॉडी को, उन्होंने पहले भी TV पे है सरहदी गाँव फैला का, हमारे डेड बॉडी को वो दफनाने नहीं देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सामने हैं, हम बिल्कुल स्टेज पर रखते हैं सामने। वो उनकी ये मर्जी है कि हम इनको तंग करें या यहाँ से भाग जाएं। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम जी। बहरहाल ये कुछ यहाँ के लोग जो है वो उनका आपने सुना ये ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है इधर, और ये जिस तरह से बता रहे थे कि ना तो वो फसलें काश्त कर सकते हैं, ना एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये शायद ये लोग जो कि LOC के बिल्कुल ऊपर रहते हैं सिर्फ वही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इस गोलाबारी की वजह से, ये जो फायर आता है उस वजह से कितनी मुश्किल हो गई है। मेरे साथ अभी कुछ और भी लोग मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा ये क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं तो हम इनसे भी ज़रा बात करें और पूछें कि यहाँ पर अभी इस वक्त जो है वो क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? गफूर सर, मोहम्मद गफूर। अच्छा गफूर साहब, क्या अभी इस वक्त क्या हालात है? हालात कोई बेहतर नहीं है सर, फायरिंग वगैरह हो रही है आगे। अच्छा। हाँ, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या अब ये वैसे भी इतनी फायरिंग होती है या अभी आजकल में ज़रा ज़्यादा हो गई? आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है सर। अच्छा जी सर। क्या वजह इसकी आपको क्या लगती है? क्या वजह क्या कह सकते सर, क्या वजह? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अकबर दिन सर। अच्छा अकबर साहब, आपको उम्र हो गई यहाँ पर रहते हुए, क्या ये अभी जो आजकल ये बता रहे हैं कि ज़्यादा तेज़ हो गई, क्या वजह क्या लगती है आपको? हमें भी समझ नहीं आती है कि क्या वजह ये, यानी कि 2-3 महीने से जाकर इस वक्त तक ये ज़्यादा, ये पिछले 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा हो गई। पहले थी टोक में थी, लेकिन अभी वो इंडिया है ना, जिंदगी इंडिया आर्मी जो है वो हमारे नुकसान कर रही है बिल्कुल ताड़। हाँ, क्या मतलब वो लोगों को देख के जो है वो निशाना बनाते हैं? लकड़ को जाते हैं, घास काटते हैं, जिम्मेदारी करते हैं। हमारी तो जिम्मेदारी रह गई इसी तरह। ये तो फिर बेचारे लोग हैं, ये तो उन्होंने तो कोई फौजी वर्दियां तो नहीं पहनी होती, तो फिर भी इन्हें निशाना बनाते। पानी पर जाते मारते हैं, पानी बॉर्डर में है। वो सोचते हैं कि बस ये इधर आ गए, वो उनका दुश्मन है। दुश्मन का क्या है? 47 लाख इस वक्त तक सर हमारा जीना राम है। अच्छा, तो लोग इवन आपके हत्ता के जो लोग जो लकड़ियाँ उठाने जाते हैं, वो आम आदमी उनको देख के जो है वो निशाना बनाते हैं। बिल्कुल फायर करते हैं, बिल्कुल फायर करते हैं, बेतुका फायर, और फायर भी करते हैं और गोलाबारी भी होती है। गोलाबारी भी होती है सर। उसमें ज्यादा क्या घरों शरों को निशाना बनाते हैं, क्या करते हैं? सर घरों को फिलहाल तो निशाना नहीं बना, लेकिन एक बना लेते हैं। छोटा फायर लगता है, छोटा फायर लगता है। और जिसने बड़ा फायर गोलू हिट कर दिया, गोलू को कोई नहीं बचा। अगर जिस मकान में 10 आदमी 20 आदमी खत्म, ऐसा चाका हमारी फायर देती है तो वो थोड़े चक जाते हैं। तो बड़ा फायर और छोटा फायर दोनों हो रहा है आजकल? दोनों हो रहा है। अच्छा। दोनों बिल्कुल, मोटरें चल रही हैं। अच्छा। और मशीन गन चल रही हैं। अच्छा। तो लोग जो है वो फिर किस तरह से काम शाम इधर किस तरह से चल रहा है? सिस्टम बनाया हुआ है पूरा मोहल्ला ऐसा ही है। कोई जिम्मेदारी वगैरह ये फसल नहीं होने दी है। अच्छा जी सर। तो क्या फसलें भी नहीं काटने देते, और फिर आप मुझे बता रहे हैं कि पानी भी जो है वो भी वहाँ पे लेने के लिए आपको जाना पड़ता है, तो वो भी नहीं जा सकते? पानी वो दुश्मन कह रही है, पानी लेन वो करके वो पैप लगा। अच्छा। लाइन ऑफ कंट्रोल की भारतीय खिलाफ वर्जियाँ बड़े अरसे से जारी हैं, और उसकी कुछ बड़ी बुनियादी वजूहत है। एक तो ये कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ जो है वो मुस्लिम आबादी है, और शायद यही वजह है कि भारत की तरफ से बड़ा बेदरेग गोलाबारी जो है वो की जाती है। हमारी तरफ से रिस्पांस जाता है, मगर वो उस तरह से नहीं होता, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं और वो भी कश्मीरी हैं। मगर भारत की तरफ से बड़ा बेदरेग गोलाबारी की जाती है, और फिर साथ ही साथ सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया जाता है। दूसरा, लाइन ऑफ कंट्रोल के जो दूसरी तरफ भारत की तरफ जो है वो 5 किलोमीटर तक कोई सिविलियन आबादी जो है वो मौजूद नहीं है। भारतीय फौज शायद इस वजह से खौफजदा है क्योंकि सिविल आबादी को वो अपनी पोस्टों के दरमियान जो है वो नहीं देखना चाहते, और इसी वजह से उन्होंने जो पूरा इलाका जो है वो खाली करा रखा है। पाकिस्तान की तरफ सूरत हाल ये कि जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर गाँव बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वाक़ हैं, घर हैं, इसी तरह से मवेशी हैं, फसलें हैं, जहाँ पर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जगह मिलती है उन्हें। तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो भरपूर आबादी है, जबकि भारतीय साइड पे जो है वो 5 किलोमीटर का जो इलाका है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर जो है वो खाली है। और शायद इसी वजह से जब गोलाबारी होती है, जब इस तरह की कोई टेंशन होती है, तो पाकिस्तानी तरफ जो है वो नुकसान ज़्यादा होता है। 2003 में सीज़फायर मुआहदा हुआ था, और उसके बाद अगर हम हर साल देखें तो औसतन जो तादाद है लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जियों की भारत की जानिब से वो सैकड़ों की तादाद में बनती है, और ये कोई छोटी मोटी खिलाफ वर्जियाँ भी नहीं बल्कि बड़ी इसमें जो है वो वायलेशन भी शामिल है। 1998 में समानी सेक्टर में इसी तरह से जो है वो आबादी को निशाना बनाया गया था,
और 28 पाकिस्तानी जो थे वो शहीद हुए थे। और उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे मियां नवाज शरीफ ही थे और वो भी जो है वो आए थे समानी सेक्टर में। इसी तरह से हालिया दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन UN मोगिब जो है वो उसकी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। वो लोग जा रहे थे, एक जगह सीज़ फायर वायलेशन हुई और वो जब रिपोर्ट हुई तो उसके बाद वो जब वायलेशन देखने के लिए जा रहे थे तो भारत की जानिब से जो है वो शेलिंग की गई और उनकी गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान वाली साइड पर UN मोगिब जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन है वो आज़ादाना तौर पर आते जाते हैं, मगर भारतीय तरफ जो है वो उन्हें श्रीनगर में उनके कंपाउंड तक जो है वो महदूद किया गया है। मगर बहरहाल यहाँ पर ज़िंदगी जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ मुतासर हुई है, यहाँ पर जो लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। जो फसलें हैं जो जहाँ पर जो उन्होंने काश्त की हुई हैं उन्हें नुकसान पहुँचता है। मवेशी उनके जब बाहर चरने जाते हैं तो वो जो है वो मवेशी जो है वो वहाँ पर जो है वो उनको वापस लेने के लिए नहीं जा सकते। फिर इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो बाहर खेलने नहीं जा सकते। तो सोचिए, ज़रा खुद सोचिए कि अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर जो है वो आपको नहीं मालूम कि कब जो है वो ऊपर से गोला आए और वो जो है वो आपको निशाना बना जाए तो किस तरह की ज़िंदगी होगी। तो यही हाल जो है वो कुछ यहाँ पर भी लोगों का है और भारतीय फ़ौज ने यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ रहने वालों के लिए ज़िंदगी इसी तरह से मुश्किल बना रखी है। मैं इस वक्त फ़िला गांव में मौजूद हूं और एक घर में, और यहाँ जो घर के एक बुज़ुर्ग थे वो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस कर गए थे और उसके बाद जो है वो उन्हें भारतीय फ़ौज ने वहाँ से खबर ये आई कि उन्हें शहीद कर दिया गया। और ना सिर्फ उन्हें शहीद कर दिया बल्कि उनकी जो तदफीन है वो भी उसी तरफ जो है वो कर दी गई। और ये देखिए कि जो उम्र थी उनकी, जो बुज़ुर्ग थे उनकी 74 साल जो थी वो उनकी उम्र थी। तो इनकी फैमिली जो है वो मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद है और मैं चाहता हूँ ज़रा हम इनसे ज़रा बात करें और इनसे पूछें कि ये आखिर मामला क्या था। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो एक तो ताज़ियत आप लोगों से, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अब मुझे कोई आप में से बताना चाहेगा कि क्या मामला हुआ था अब्दुल अजीज़ साहब के साथ? अस्सलाम वालेकुम। मेरे अब्बू का नाम अब्दुल अजीज़ था, तो मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। तो जब वो 4 बजे का टाइम था तो उन्होंने कहा कि कल रमज़ान, 2 दिन के बाद रमज़ान है तो मैं लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहा हूँ। तो हमने कहा चलो, हमें तो पता नहीं चला। तो जब देखा बहुत ज़्यादा फायर हो रहा था। ये 26 तारीख की बात है जी, 26 तारीख की बात है, जुम्मे वाले दिन की शाम के 4 बजे की टाइम की बात है। तो फायर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि शायद कहीं होंगे आ जाएंगे, तो फायर की वजह से कहीं छुप गए होंगे आ जाएंगे। तो नहीं आए नहीं। तो देखा हमने कि शाम तक नहीं आए। तो फिर सुबह के टाइम हमने फौजियों को रिपोर्ट दे दी। तो आपको पता कैसे चला कि वो किस तरह से उधर क्रॉस कर गए लाइन और दूसरी तरफ चले गए? हमारा लकड़ियों का जो जंगल है वो भी वहीं पे है, तो पानी भी वहीं पे उनकी जद में है। तो हम लोग हमेशा उनके जो मुसीबत के या उनके जुल्म के शिकार होते हैं। तो हमेशा के लिए हमारे लिए यही होता है, उल्टा हम पे दबाव डाल देते हैं कि ये गलत करते हैं। ये मेरे अब्बू तो कभी गलत थे ही नहीं है। इतने बुजुर्ग इंसान हैं जिनके इतने बड़े बड़े पोते हैं, इतने बड़े बड़े दोते हैं, वो कहाँ जाएंगे, किस लिए जाएंगे? सिर्फ लकड़ी के लिए जाएंगे। हमारे पास ना गैस है ना हमारे पास कोई और सिस्टम है, हम तो सिर्फ लकड़ियाँ ही जला सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? ये जो सारा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोगों ने हमें बोलने की इजाज़त दी। मेरे अब्बू बहुत अच्छे अब्बू थे, मेरे अब्बू बहुत प्यारे अब्बू थे, मैं मुस्कुराने वाले अब्बू थे। मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे। मेरे अब्बू 4 बजे के टाइम गए, वापस नहीं आए। मेरे अब्बू उड़ गए उधर ही, मेरे अब्बू वापस नहीं आ सके। हम लोग इंडिया वालों के कब्जे में होते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लकड़ियाँ जलाते हैं। हम लोग दैत के रहने वाले लोग हैं। हम लोगों का सहारा एक माँ बाप थे। आप सबको पता है, एक माँ बेटियों के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है माँ बाप। जब उन लोगों ने मेरे अब्बू को शहीद कर दिया, अब उन लोगों की डेड बॉडी भी नहीं दे रही हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे अब्बू की डेड बॉडी दे दें। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। चलो हमारे अब्बू हमारे साथ ज़िंदा तो नहीं रहे, चलो हमें उनकी याद तो हो जाए, उनकी मट्टी तो मिल जाए, हमें उनकी कब्र तो हमें देखना नसीब हो जाए।
बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। प्लीज़ प्लीज़ मेरे अब्बू की डेड बॉडी दे दें। हमारे जीने का मकसद ही वही थे, अब सब कुछ ख़त्म कर दिया है, अब डेड बॉडी दे दें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरे अब्बू सबसे बड़ा सहारा था हमारा। मेरा अब्बू बहुत अच्छा अब्बू था, हमारी जिद्दें पूरे करने वाले अब्बू थे। अब्बू ने हमें माँ बाप मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया। अब्बू ने हमें बहुत प्यार दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबका, हमें बोलने की इजाज़त दी। आप प्लीज़ मेरे अब्बू की डेड बॉडी दे दें, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी बहुत बहुत। मैं ये देखने वालों को एक और चीज़ बता दूं कि जो उनकी उम्र थी वो 74 साल थी, और अभी जो इतलात जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि भारतीय फ़ौज ने उसी तरह से जिस तरह से वो हमेशा करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोग, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि जो है वो बॉर्डर कहाँ पर है, इनके पास कोई नक्शा मौजूद नहीं होता और ना ही कश्मीरी जो है वो इस लाइन ऑफ कंट्रोल को मानते हैं, तो ना सिर्फ उन्हें शहीद कर दिया गया बल्कि जो है वो उन्हें दहशतगर्द भी करार दिया जाता है। और ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं, ये बहुत सारे घरों की कहानी है। अच्छा, मेरे साथ इनके आप बेटे हैं जी, मुझे आप बताएंगे ये क्या आप लोगों का ज़्यादा काम शाम उसी इलाके में होता है, तो ये रूटीन है कि इस तरह से लोगों को जो है वो लोग गलती से पार कर जाते हैं और फिर जो है वो उन्हें पकड़ लिया जाता है? नहीं सर जी, ये सबसे पहला चांस ये हुआ है। इससे पहले फायरिंग होती थी, जख्मी हुआ करते थे बंदे, शहीद हुआ करते थे। ये पहला चांस है कि गांव के करीब ही जंगल है, इतना दूर तो नहीं है, उधर से लेके चले गए हैं। फायरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से हम रात को सो भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायरिंग करते हैं, रात को हम इस वजह से सो भी नहीं सकते हैं। हर वक्त बस यही सोचते रहते हैं क्या पता किस टाइम हमारी ज़िंदगी की भी शाम हो जाएगी। अब्बू की तो सोचते सोचते आज 5-7 दिन हो गए, मगर अपनी भी हमेशा पड़ी रहती। बस हर वक्त यही दुआ करते हैं क्या पता किस टाइम हमारी ज़िंदगी की भी शाम हो जाएगी। मगर हमें बस हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे अब्बू की डेड बॉडी मिल जाए। हम अपनी अब्बू की डेड बॉडी अपने कब्रिस्तान में हमें अब्बू की कब्र बनाना चाहते हैं, बस यही उसी का सहारा लेना चाहते हैं। आप जी बहलिया हैं, उनकी बीवी है, आप क्या कुछ कहना चाहती हैं जी? अस्सलामुअलैकुम। वो लोगों ने क्या किया, मेरे शोहर को शहीद कर दिया, तो शहीद कर दिया मेरे शोहर को, तो शहीद करके वो ले गए। वो भी खुदा का वास्ता है वो डेड बॉडी वापस कर दें, तो बस मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी जी। साथ उनकी बेटियां जो हैं, आपकी बेटियां दोनों जी? ये बहू, एक बेटी और एक बहू है। बेटी आप अपना एक तो नाम भी बताइएगा और कुछ कहना चाहती हैं जी? जी मेरा नाम सुबीन है जी। सब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू जो शहीद हो गए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी डेड बॉडियाँ वापस मिल जाएं हमें, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे साथ उनके जो है वो दूसरे बेटे भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइए कि जो यहाँ पर लोग गांव में काम करते हैं, जो किस तरह से लकड़ियों का काम करते हैं, क्या वो किस तरह से जो है ये हालिया पिछले 7-8 महीनों में जो है वो यहाँ पर जो है वो चीज़ें मुतासिर हुई हैं? सर वो सुबह के टाइम जाते हैं, लकड़ी लेके आते हैं, या शाम को जाते हैं लकड़ लेके आते हैं। और पानी की बहुत किल्लत होती है, वो भी शाम को कई बार पानी भरना पड़ता है। तो अपने वालिद साहब का आपने फिर किस तरह से क्या कोई पता चला कि वो क्रॉस कर गए, या कोई रिपोर्ट पता चली, या वहाँ से कोई जो है वो आपको बताया? सर हम तो इस्लामाबाद में थे, हम तो आए जब हमने सुना कि जैसे घर वालों से कि 4 बजे के टाइम पे वो गए और वापस नहीं आए। अच्छा। और इंडिया वालों ने फायरिंग की और ख़त्म कर दिया। अच्छा, क्या अभी आप क्या चाहते हैं कि इस मामले पर जो है वो आगे अब क्या हो? हम ये चाहते हैं कि जिधर भी उनके पास हैं या कहीं भी हैं, तो हमें पता चल रहा है कि नेट में जो तस्वीरें आई हैं तो वो इंडिया वालों के पास हैं, तो हमें उनकी डेड बॉडी दे दें इंडिया वाले। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस मामले को आगे बढ़ाएं। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, इंडिया वाले हर बार इसी तरह करते हैं। उन्हें पता है कि ये गांव के लोग हैं, लकड़ के लिए आते हैं, तो इसी तरह उन्हें मारते हैं, मार के ले जाते हैं और वापस उनकी डेड बॉडियाँ भी नहीं देते। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना जुल्म ना करें, ठीक है? हमारे साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है,
हमसे उन लोगों को मत मारें इस तरह बेगुनाह। मेरे अबू को भी बेगुनाह मार के ले गए, अब उनकी डेड बॉडी दे दें, मेहरबानी होगी उनकी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आप लोगों को सुकून दे, सब्र दे। और ज़ाहिर बात है घर के बुज़ुर्ग का इस तरह से चले जाना कोई इससे कोई बड़ा जो है वो खला हो नहीं सकता। मगर ये है कि ये यहाँ पर ना सिर्फ इस घर की बल्कि और भी बहुत सारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो और साथ साथ जो है वो और भी बहुत सारे घरों की इसी तरह से कहानियाँ हैं। ये लोग जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास रहते हैं, ऊपर रहते हैं। इनकी जो ज़िंदगी हैं, जो फसलें हैं, मवेशी हैं, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। मगर ये अब्दुल अजीज़ साहब वाला वाक़या जो है ये सिर्फ एक चीज़ का आकाश है कि अभी इस वक्त जो है वो भारतीय फ़ौज में या जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ डेस्परेशन के जो है वो क्या हालात हैं। किसी भी कीमत पर जो इवन जो 74 साल जिनकी उम्र है उन लोगों को जो है वो अगर गलती से जो है वो चले जाते हैं तो जो है वो दहशतगर्द करार दिया जा रहा है और उनको जो है वो ये साबित करने की जो है वो कोशिश की जाती है। ऐसा पहले बहुत कम हुआ है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि अपनी तरफ जो कुछ हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए जो है वो फिर इस तरह से ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात ख़राब किए बल्कि इस तरह के जो केसेस हैं, इस तरह से जो लोग हैं उनके साथ भी ये हो रहा है कि इनके प्यारों को सुकून नहीं मिल रहा कि अगर कोई इस तरह से शहीद कर भी दिया जाता है तो उसकी जो है वो मैयत भी वापस नहीं की जाती। मैं इस वक्त फीला गांव में मौजूद हूं और ये चकोठी सेक्टर का एक गांव है और यहाँ पर भी जो है वो एक और घराना ऐसा है कि जिसकी भी वही कहानी है जो कि बहुत सारे और कश्मीरी घरों में जिस तरह से हो चुका है। इन घर के भी एक फ़र्द थे नूर हुसैन और उनकी उम्र जो है वो 56 साल थी। वो अभी हाल ही दिनों में 26 तारीख को जो है वो पता चला कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है वो चले गए हैं और बाद में उनकी जो है वो पता ये भी चला कि जो है वो उन्हें भारतीय फ़ौज ने शहीद कर दिया है। और इनके घर वाले जो है वो अहले खाना इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहता हूँ ज़रा हम उनसे बात कर लें। मेरे साथ उनके जो बेटे हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और फिर बाकी घर वाले जो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इशफाक। इशफाक साहब, क्या हुआ था, ये मामला क्या था, मुझे थोड़ा सा ज़रा बताएंगे? सर वो शाम के टाइम, जुम्मा वाले दिन शाम के टाइम लकड़ियाँ काटने के लिए साथ ही नाले में गए तो फिर वापस नहीं आए। रात पूरी इंतज़ार करते रहे काफ़ी टाइम शाम तक, फिर नहीं आए तो अभी तक कुछ पता नहीं लगा। फिर सोशल मीडिया इंटरनेट पे कोई तस्वीरें देखी हैं, उन्होंने ज़ख्मी मार दिए। अच्छा, ये आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं? जी ये मेरे। अच्छा, ये कब की तस्वीर है? ये मेरे भाई की शादी। अच्छा, ये आपके भाई की शादी की तस्वीर है। तो क्या 56 साल उनकी उम्र थी? जी 56 साल। उस टाइम जब वो गए लकड़ी के लिए तो भारतीय फौज ने बहुत ज़्यादा फायरिंग की। अच्छा जी, फायरिंग में हलाक हुए तो वो उठा के ले गए। और डेड बॉडी कोई पता नहीं चला? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं। वापस जो है वो करने के लिए आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत की? मेरा ख्याल है एक प्रोसेस तो है कि अगर इस तरह से कोई चला जाए तो उसको जो है वो तो वैसे तो ज़िंदा ही वापस आना चाहिए, मगर ये है कि डेड बॉडीज़ की भी वापसी होती है। तो वो कोई आपको आगे से रिस्पांस आया है अभी तक या नहीं? सर अब आर्मी को और काफ़ी जगह इतला वगैरह की है। अभी यही हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हमारी अभी डेड बॉडियाँ वापस कर दें ताकि हम अपने ज़मीन में अपने देखभाल उनका मुंह देख सकें, दफन कर सकें अपने हाथों से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप उनकी बहलियाँ हैं जी? क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये क्या आप जाते रहते थे इस तरह से? ये किस तरह से हुआ है मामला? नहीं हो सकता जी, लकड़ा भी लेते हैं उधर से, घास भी लेते हैं, माल भी रखा हुआ है, तो वो फायरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। बस जाते रहते थे, लकड़ा बालना खाना पकाया खाते थे जी। इस बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता और बॉर्डर नाल जुड़ी हुई है। तो ये खतरा था उन्हें? अभी आजकल जब भी मुझे गांव के लोग भी बता रहे थे कि पिछले 2-3 महीने में तो बड़े हालात खराब हो गए थे, तो ये पहले से खतरा था क्योंकि इस तरह की चीज हो सकती है? तो ऐसा ही खतरा है जी, डर डर के ऐसा जिंदगी था तो नहीं पुचाई, डर डर के हम फायरिंग कर सन, हम फायरिंग कर सन, हम फायरिंग कर सन जी। आप उनकी जी बहू है? अच्छा अच्छा, तो क्या आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जैसे भी करके आप हमारी जो डेड बॉडी वापस भेज दीजिए यहाँ पे। मेरे ताया भी हैं, वो रिश्ते पे और ससुर भी हैं, कुछ भी करके उन्हें बस यहाँ पे सब कुछ जो भी देख रहा है हमें चैनल पे
प्लीज़ हमारी मदद कीजिए और हमारी डेड बॉडी वापस भिजवा दीजिए। बड़ा मुश्किल वक्त है जी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये ऐसा मौका होता है कि घर का कोई बुज़ुर्ग चला जाए या बड़ा चला जाए और उसकी फिर जो है वो आप लोगों को आखिरी दीदार भी जो है वो मुश्किल हो जाए। मुझे थोड़ा सा अल्लाह ताला जी आपकी मुश्किल आसान करे। मैं समझ भी नहीं, हम उससे उस सारी चीज़ को जो है वो सारी चीज़ का तस्वुर भी नहीं कर सकते जिस तकलीफ़ से जो है वो इस वक्त आपको गुजरना पड़ रहा है। आप बेटी हैं जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे वालिद की डेड बॉडी वापस कर दी जाए। सड़ते थे, इधरों फुर्सत मिलती थी, मक्खियाँ गुड़ते थे, ये कोई करते थे, सौदा मिल जाता है, चले जाते थे लकड़ा लेके आते थे, औरतों ने भेजते थे जिन्हें सिख पकड़ लिया इंडिया जी, आप लकड़ा देते थे जी। घर की सब जिम्मेवारी उनकी थी। सामान वगैरह लेके जाना, हमारे पास कोई रोड वगैरह नहीं है, पैदल लेके जाना पड़ता है, सड़क वगैरह कोई सहूलत नहीं है, स्कूल दूर है, तो सब घर की देखभाल उनकी जिम्मेवारी थी। अभी वो चले गए, अभी सब मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ा। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। मुझे आप लोगों की बड़ी तकलीफ़ है और मेरा ख्याल है जो इस ख़ानदान के हालात हैं शायद इससे ज़्यादा तकलीफ़ की और कोई बात नहीं हो सकती कि एक तो ये कि जो घर का बड़ा है, जो घर का कमाने वाला है वो चला जाए, और फिर दूसरा कि ये जो अहले खाना है इनकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि उसके जाने के बाद उसका जो आखिरी दीदार है वो भी इनके लिए जो है वो करना मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त चकोठी सेक्टर में मौजूद हूँ और मैं थोड़ा यहाँ पर कुछ रेजिडेंट्स हैं वो मेरे साथ खड़े हैं और मैं इनसे ज़रा जानना चाहता हूँ कि ये जो पिछले 7-8 महीने में जो हालात रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी जो गांव वालों की जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लोग रहते हैं वो किस तरह से मुतासिर हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। मुश्किल क्या होती है जब इस तरह से जो है वो फायरिंग होती है वहाँ से दूसरी तरफ से? हम बॉर्डर के साथ बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं। हम बाहर जाते हैं फिर भी मसला बनता है, हम खाना खाते हैं नवाला नीचे गिर जाता है ये परेशानी की टेंशन की वजह से। बड़ा रेगुलर हो रहा है, बड़ा तवातुर के साथ हो रहा है? नहीं अभी तो नहीं हो रहा। ये हमारे जो 2 बंदे ये मारे गए हैं, ये दिन 3-4 बजे गए हैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए और इनको शेलिंग की गई और मार दिए गए। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आप? सर मेरा नाम अकरम है। अकरम साहब क्या हालात हैं अभी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर? हालात सर ऐसे हैं कि 7-8 महीने या साल समझ लें कि जो है ना फायरिंग होती रहती है, वो अभी अपनी यानी दफा के लिए करते हैं, हमारे आर्मी वाले भी करते हैं, लेकिन हम सिविल लोगों को बहुत यानी जो है ना ख़तरा है इस चीज़ का। जो है ना रात को भी यानी सो नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे हमारे, उनकी मसलन देखभाल करनी पड़ती है, दिन को मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। ऐसा है कि हम लोग जो है ना वही तकरीबन अभी ये ज़्यादा हो गए काम, अभी यहाँ पर ये कुछ में ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इससे ज़्यादा हो रहा है। इतना ज़्यादा हो रहा है मतलब क्या रोज़ाना हो रही है, हफ्ते में एक दिन? नहीं रोज़ाना होती है, रोज़ाना यहाँ पर रोज़ाना फायरिंग होती है इंडिया वालों की तरफ से। तो फिर ये किस तरह से आप लोगों की तो ये जो फसलें छोटी मोटी लगाई हुई हैं, फिर मवेशी वगैरह हैं, तो ये काम किस तरह से चलता है? क्या फ़र्क? छुप के देखते हैं, जब फायरिंग नहीं हो रही है फिर बाहर निकलते हैं, थोड़ी खेती बाड़ी आप निकाल लेते हैं, फिर वो जो अपने माल मवेशी रखे हुए हैं उनके लिए घास वगैरह जो है ये हम मुहैया कर लेते हैं। लेकिन हम फौज के सहारे पे हैं, फौज हमारे साथ है, हम फौज के साथ हैं, उसके साथ हम चल रहे हैं। तो अगर हमारे पास वहाँ पे आर्मी ना हो तो फिर हमारी सिविल लोगों को वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है
है जी आपका? मोहम्मद शफी सर। अच्छा शफी साहब, क्या पिछले ये फायरिंग से क्या फ़र्क पड़ा है? सर फ़र्क ये पड़ा है कि वो इंडिया वाले जो है वो बगैर किसी वजह से फायर करते हैं। जब हम दरवाजे से निकलते हैं वो गोली मारते हैं, और जब वो गोली मारते हैं बंदा मर जाता है, उसकी लाश वो खींच कर ले जाते हैं और वापस लेकर वो उस वक्त बताते हैं, जब वो उधर लेकर ले जाते हैं फिर उधर से वापस बताते हैं। अब 47 से लेकर इस वक्त तक हमारा माल मवेशी, हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े वो उस गांव में मतलब है वो शहीद करते हैं, क्योंकि वो हम उन लोगों को बिल्कुल सामने हमारी छपने की कोई गुंजाइश भी शका है ही नहीं है। इस वास्ते आर्मी जो हमारी है वो हर वक्त हमें मना करती है, वो खुद ही आमने सामने, हम ही आमने सामने। बकाया चीज़ है कि हम लोगों पर बहुत मतलब 47 लगा इस वक्त अब बहुत जुल्म हो रहा है। अच्छा नहीं, मगर मुझे ये बताएं कि ये तो चकोठी तो बड़ा क्रॉसिंग पॉइंट है, इधर तो हालात बड़े बेहतर होने चाहिए, यहाँ से तो ट्रक जाते हैं, यहाँ से बस जाती है, मगर इसके बावजूद फिर यहाँ पर हालात, इस सेक्टर में भी हालात ख़राब है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हालात बिल्कुल नाजुक है। वो फायरिंग करते हैं जब भी यानी हम खेती बाड़ी करते हैं या कुछ भी काम करने के लिए निकलते हैं, घास काटने के लिए, लकड़ी के लिए। शफी साहब यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था, ये तो ट्रक जहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पे तो ट्रैफिक गुजरती है, तो यहाँ पे तो बड़े बेहतर हालात होते हैं। सर कोई माफी वाला खाता नहीं है, सिर्फ मतलब जिधर से ट्रक उधर से इधर फायरिंग नहीं होती है, इससे पीछे पूरे इलाके में फायरिंग होती है। अच्छा, इसके आसपास वाले? हाँ बिल्कुल 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 फायरिंग। ऊपर भी गाँव है उसमें? जी सर, दिन और रात फायरिंग करते हैं वो, वहाँ पर भी फायरिंग होती है? फायरिंग होती है, कोई माफी वो देते ही नहीं है हमें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? असलम सर। असलम साहब आप बताइए, अभी ये पिछले कोई 7-8 महीने में हालात क्या ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो? बहुत ख़राब है साहब, हालात बहुत ख़राब है। क्या किस तरह से जो है वो हालात ख़राब हो गए? हालात इस तरह ख़राब हो गए कि ये कभी घंटे 2 घंटे फायर बंद कर दिया, उसके बाद फायरिंग करते हैं, घर मिला, घर से बाहर मिला, पानी भरता मिला, लकड़ टुकड़ा मिला, ये फायरिंग करते हैं, मार देते हैं, डॉक्टर उठा कर ले जाते हैं। तो इसलिए कि इसके इधर के हालात बहुत नाजुक हैं सर। नहीं तो किस तरह से फिर यहाँ पे कामकाज किस तरह से चलता है? कामकाज कुछ भी नहीं हो रहा साहब, जो कई किसी ने बीजी नहीं है, कणक जो कटनी थी वो ऐसे ही तरी है, गुबार कैसे निकले, उसको कैसे कटे? तो करीब नहीं जा सकते जहाँ पे फसलें लगाई हुई हैं? किधर जा सकते हैं साहब, फटाफट फायरिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं जी। जहाँ पे आप लोगों की फसलें बॉर्डर के ऊपर भी हैं? बॉर्डर के ऊपर भी है, हमारा पानी भी बॉर्डर ऊपर है, हमारे लकड़, हमारे को पास कोई मतलब गैस नहीं है, कुछ नहीं है, कहा नहीं, हम लकड़ से बंदोबस्त करते हैं। जो ये काम कर रहे हैं वो उसको दबाना चाहते हैं, वो कि वो चीज़ दबा जाए, इधर फायर करें, इधर फिर जख्मी करें, उठा ले जाएं, वो इस केस को, कश्मीर के केस को दबाना चाहते हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी काम है, कश्मीर हमारी है, हमने लेनी है, मुतनाज़ा इलाका है वो, तो इसलिए वो दबाते हैं, मारते हैं, उठा कर ले जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में बता देते, वो बताते थे, फोटो बता देते हैं, उनके चक्कर। सारा प्रोपेगेंडा इस तरह से किया जाता है कि यहाँ से जो है वो लोग जी जी हाँ। हमारे स्कूल जो वो बंद है सर, बच्चे बिल्कुल कोई स्कूल नहीं जाते, स्कूल तकरीबन 15 दिन हो गए बिल्कुल बंद है। अच्छा जी, जब से ये हादसा हुआ है ना, हमारे 2 आदमी मारे गए, उस टाइम से स्कूल बंद है, कोई टीचर वगैरह हमारे स्कूल में नहीं आ रहा है कि डर के हमारे गाँव के टीचर थे वो पहले शहीद हो चुके हैं, तो अभी गांव से बाहर दूसरे गांव के टीचर हैं, वो इसी वजह से जो डर रहे हैं वो आ नहीं रहे हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं। ये बच्चे भी स्कूल जो है वो आप लोगों के नहीं जा रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, बहुत मेहरबानी जी।